आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस यानी पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान शिक्षण को डिस्कस करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और जो बच्चे इस क्लास को देखने के बाद थोड़ी सी और तैयारी अपनी बेहतर करना चाहते हैं यानी एग्जाम में ये चाहते कि उनकी पेन ना रुके, कुछ ना कुछ वो लिखते रहें, तो वो क्या करिएगा, द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके फिजिकल साइंस की पेडागोजी को एक बार जो जितनी उसमें क्लासेज हैं सबको पढ़ डालिएगा। ठीक है, चलिए वो जो प्लेलिस्ट तैयार की गई है आपके फिजिकल साइंस के लिए ही तैयार की गई है। आज के क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे खोचे चीज है यहाँ सारी कवर हो जाएंगी। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया कि पूरी क्लास को बहुत ध्यान से, बड़ी ईमानदारी से देखिएगा। आपका सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए ज्यादा भाई एग्जाम टाइम भी आ ही गया तो हम लोग ज्यादा ना बात करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 50 वर्डों में इसे लिखने रहते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन ये रहते हैं और 50 वर्ड में ज्यादा 60 वर्ड भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50 वर्ड में ये समझो कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। जो लिखना चाहते हो वो 50 वर्डों में बता देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार लिखिए। ये पूरा पूरा ये खत्म करो। साफ साफ कह रहे भैया ब्लूम का वर्गीकरण क्या है उसके बारे में लिखो। तो भैया मैं 3 क्लास पढ़ाया हूं ब्लूम की टेक्सोनॉमी में। सबसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड क्लास सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 2 क्लास पढ़ाया हूं ब्लूम के टेक्सोनॉमी के बारे में। एक बार फिर रिवीजन कराना चाहूंगा तो पूरे ध्यान से बड़े मन से सुनिएगा कि ये देखो 3 डोमेन बताए, यानी ये 3 पक्ष को बांटे। जो ब्लूम साहब है, बेंजामिन ब्लूम है, ये अपने वर्गीकरण को 3 भागों में बांटे। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो, मैं बताता भी रहता हूं। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या फिर मनोक्रियात्मक पक्ष। ठीक है, देखो कहते ना, अभी अभी मैं ऐसे समझा देता हूं। देखो जो आपका मेरे भाई, जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष है, जो आपका भावात्मक पक्ष है और जो आपका क्रियात्मक पक्ष है, तीनों का समझो। सबसे पहले किसी वस्तु के बारे में आपको ज्ञान होगा। जब आपको उस वस्तु के बारे में ज्ञान हो गया तब उसे आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाओगे। जब भावनात्मक रूप से जुड़ जाओगे फिर क्रिया करने लगोगे। सबसे पहले इसको एग्जांपल देके बताता हूं। सबसे पहले आपको द परफेक्ट स्टडी के बारे में ज्ञान हुआ। यहाँ पे बीएड की क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे सीटेट की क्लास भी चलेंगी, तो ज्ञान तो हो गया। उसके बाद भावनात्मक रूप से जो यहाँ पे टीचर्स हैं उनसे जुड़ गए आप कि अब मैं इनसे अच्छे से पढ़ूंगा, मुझे समझ में आ गया। फिर लास्ट में आप पढ़ने लगे, क्रिया करने लगे, तो यही तो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। अब इसको ब्लूम साहब ने मुख्यतः मेरे भाई अलग अलग को छह पार्ट में बांटा था। वो क्लास जाके देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ गई। जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसको इन्होंने 6 भागों में बांटा था। कौन कौन सा है, तो ज्ञान हो गया, बोध हो गया, प्रयोग हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया और मूल्यांकन हो गया। बाद में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, तो संशोधन करके जो मूल्यांकन है उसे 5th पॉइंट पे और जो आपका संश्लेषण है उसे 6th पॉइंट पे कर दिया गया। बाकी वो क्लास देखोगे ना तो बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास किया हूं, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपका उसके बाद भावात्मक है उसमें भी आप सबसे पहले रिसीविंग, फिर आप रिस्पॉन्स करते हो, फिर अनुमूल्यन करते हो, प्रत्यक्षीकरण करते हो, व्यवस्थापन करते हो, चरित्र का निर्माण करते हो। जो आपका क्रियात्मक है सबसे पहले आपके सामने स्टिमुलस लाया जाएगा, उद्दीपन लाया जाएगा, फिर कार्य करोगे, फिर उसमें नियंत्रण पाना सीख जाओगे, फिर समायोजन करोगे, फिर स्वाभाविकरण, और एक तरीके से वो आपका मेरे भाई लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। एक तरीके से आदत का निर्माण हो जाएगा। ये ब्लूम के मेरे भाई वर्गीकरण भी हो गए और इनके मैंने पार्ट भी बता दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको सीधे सीधे देखो 50 वर्डों में, इतना ज्यादा गाथा मत लिखेगा। सबसे पहले लिख दीजिए भैया इसके 3 डोमेन के बारे में, और अगर एग्जाम टाइम में याद आ जाए तो अलग अलग कितने पार्ट उन्होंने बांटे थे, मुख्यतः 6 पार्ट में सब एक को बांटे थे, तो उनका नाम लिख दीजिएगा। बस 50 वर्डों में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। ये तो भैया देखो जो आप जो यहाँ पे फिजिक्स वगैरह पढ़ के आए हैं, फिजिक्स पढ़ के आए हैं, बायो पढ़ के आए हैं, और शुरू अपने कक्षाओं में तो ये सब हम जानते हैं। न्यूटन के 2 आविष्कारों का नाम लिखना है। अब देखो ऐसा नहीं कि 2 आविष्कारों का सिर्फ नाम लिखो, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन भी कर देना आविष्कारों का नाम लिख के। सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट नियम सभी जानते हैं भैया, आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम। सबसे पहले देखो ध्यान सुनना। चलिए जितने बच्चे हैं वो ऐसा करो ना, ऐसा करो जितने बच्चे हैं जो द परफेक्ट स्टडी को भैया फॉलो करते हैं, सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठ जाओ सभी बच्चे। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। जितने बच्चे हो सभी के सभी पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। एग्जाम में भैया वो खाली वो पेपरवा को रिवीजन करके जाओगे ना, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। एग्जाम टाइम कम है तो जो बता रहा हूं वो करते जाओ। ठीक है, चलिए पेपर पेन उम्मीद करते सारे बच्चे जल्दी से चुड़िया लिए होंगे, अपने आसपास जहां भी रखे हो जाके उठा के लेके आओ जल्दी। ठीक है, चलो आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है। ठीक है, चलो गिनती स्टार्ट हो रही। चलो 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया और ये 5 सेकंड।
ओके सर जी, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। चलो फिर से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अब उम्मीद करते हैं सारे बच्चों ने भैया पेपर पेन लेके बैठ गए होंगे। जो थोड़ा-सा सीनियर भी अपने आप को कहते हैं ना, असल में हर क्लास में कुछ अरस्तू प्लेटो रहते हैं, वो भी आप भी लेके बैठ जाओ भैया, ठीक है? जितने भी बच्चे हो बाद में क्रिटिसाइज़ कर लेना, पर अभी लेके बैठ जाओ, ठीक है? रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। चलो, तो फर्स्ट अपने कॉपी में उठा लो, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी इन्होंने 3 डोमेन बाँटा था, लिखो चलो, कॉपी में लिख लो। सबसे फर्स्ट कैस क्या लिखोगे मेरे भाई? ज्ञानात्मक, ब्लूम के टैक्सोनॉमी लिखो, उसके बाद 3 एरो बनाओ तुरंत, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। जल्दी लिखिए, चलिए ठीक है। ठीक है, चलो ये 3 लिखे ना, अब चलो आगे आ जाओ। न्यूटन के 2 आविष्कार, चलो नाम लिखो, फर्स्ट आविष्कार का नाम लिख लो भैया, गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद सेकंड गति का नियम। तो फर्स्ट है मेरे भाई आपका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्या है? तो सेकंड है मेरे भाई आपका गति का नियम, ठीक है? सेकंड है गति का नियम, ठीक है? चलो, गति का नियम दोनों हो गया ना। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनके नाम लिखना है। अगर इनके बारे में डिटेल में जान रहे हो तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने हैं, वरना भैया नंबर तो पूरे मिलते हैं जिसकी ये बात करा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन प्यारा प्यारा पूछ लेता। देखो ये मैं एक पैटर्न तैयार करना चाह रहा हूं ना। कभी देखो आपके यहाँ पे पूछ देगा गैलीलियो के बारे में, कभी आइंस्टीन के पूछ देगा कि उनके आविष्कार का नाम लिखो, ठीक है? कभी भाभा के लिख देगा, ठीक है? कभी सीवी रमन के बारे में पूछ देगा। तो थोड़ा थोड़ा इन लोगों को जानते रहो। आपकी 3 साल अपने ग्रेजुएशन में बीएससी ही तो पढ़े हो ना, तो इनके बारे में तो इतना जानते रहोगे ना। तो गैलीलियो के 2 आविष्कार या फिर गैलीलियो के आविष्कार की मेरे भाई एक तरीके से इनका नाम लिखो क्या था। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं जो हमारे गैलीलियो साहब हैं, सबसे पहले इनका एक तो जड़त्व का नियम लिख सकते हो, उसके बाद एक दूरबीन लिख सकते हो, ठीक है? गैलीलियो का जड़त्व का नियम, दूरबीन का नियम, उसके बाद गैलीलियो माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो। तो तीनों यहाँ पे 3 मैं आपको बता दिया। एक तो सबसे पहले मेरे भाई ये दूरबीन की खोज किए थे, बहुत उसके लिए माने जाते हैं। उसके साथ साथ जड़त्व का नियम, ठीक है? उसके बाद ये उसके बाद गैलीलियो माइक्रोमीटर भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो इनको भी 3 ऐसे लिख सकते हो। चलो, और उम्मीद करते हैं ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बात और, यहीं पे थोड़ा सा आइंस्टीन के कुछ लिख लो। आइंस्टीन ने किस पे आविष्कार किया था? तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अल्बर्ट आइंस्टीन, महान अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सापेक्षता का सिद्धांत, और भैया उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो बताओ नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिला था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आपकी सब्जेक्ट है ना फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस से आप ग्रेजुएट हो ना, तो बताओ आपके जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन है उनको भैया आपका कि ये बताओ कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किस सन में? तो 1921 में मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है? चलो, सापेक्षता का सिद्धांत इनके में लिख लेना आप, अल्बर्ट आइंस्टीन में, ठीक है? चलिए, उसके बाद थोड़ा सा एक तो कुछ भारतीयों के बारे में भी लिख लो। सबसे पहले भाभा जी के बारे में लिख लो। भाभा के आविष्कार जो थे मेरे भाई, तो वो कौन थे? अंतरिक्ष किरण सावर के बारे में इन्होंने बताया था। अंतरिक्ष किरण सावर के बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद एस एन बोस साहब क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताए थे, ये भी लिख लो। एस एन बोस साहब क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताए थे। उसके बाद सीवी रमन, सीवी रमन किसने बताया? अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बारे में बताए थे आपके महान सीवी रमन, ठीक है? चलिए, इतने बता दिए ना, इसमें से कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा, बस थोड़ा सा लिखते जाओ जो बता रहा हूं, ठीक है? चलिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं भैया इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है? चलो, उसके बाद इकाई योजना, लेसन प्लान और यूनिट प्लान पढ़ाया था ना आपको। तो इकाई योजना क्या होती है? यूनिट प्लान तो हम कह सकते हैं कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 पाठों के मिला के मेरे भाई आपकी इकाई योजना का निर्माण होता है। सिंपल सा फंडा है, इसको ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद पाठ योजना पे पूरा अलग से मेरे भाई लेक्चर है। पाठ योजना क्या होती है? एक अध्यापक साहब अपने क्लास में पढ़ाने से पहले जो भी मेरे भाई विषय वस्तु का एक तरीके से संगठित करते हैं, वही तो है पाठ योजना। ये मत कह देना कि क्लास में पढ़ाने के पहले जो भी वो क्रियाकलाप करते हैं वो तो शिक्षण विधि में आ जाएगा, लेकिन जो भी विषय वस्तु सामग्री का एक तरह से संगठन करते हैं, क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे वो मेरे भाई उसका नियोजन, प्लानिंग, वही तो है लेसन प्लान। उम्मीद करते हैं ये भी समझोगे। और थोड़ा सा डीप में जानने के लिए ना एक बार प्लेलिस्ट को ओपन करके और अच्छे से पढ़िएगा और आनंद आएगा आपको, ठीक है? चलिए, उसके बाद ये सब क्वेश्चन समझने वाले हैं आपको। ये सब मैं पढ़ा दिया हूं दृश्य सब सामग्रियों में। इस शिक्षण सहायक सामग्रियों से आप क्या समझते हो? जो टीचिंग में आपको हेल्प करे, है जो भी टीचिंग में आपको हेल्प करे वही तो है शिक्षण सहायक सामग्रियां। इसको भी क्वेश्चन को तैयार करिए लीजिएगा। उसके बाद देखो स्व अधिगम। अरे भैया इसको नामवे से तो पता, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी स्व अधिगम नहीं पढ़ाए हो। फर्स्ट सेमेस्टर में भी अधिगम को तो पढ़ाया था, उसके साथ साथ स्व अधिगम को भी बताया था। नाम से अंग्रेजी में पता चला सेल्फ लर्निंग, जो हम खुद से सीखते हैं वही तो है सेल्फ लर्निंग। तो इस क्वेश्चन को भी बेसिक से तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 वर्डों में इसको लिखना रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा सा है। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में क्या जानते हो? इसके प्रतिपादक कौन है भैया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं और उम्मीद करते हैं उन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल बेसिक से और अच्छे समझोगे। देखो सबसे पहले अगर ये पूछे ना कि मेरे भाई प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन है, तो आप किसको लिखोगे? उसके बाद अगर ये पूछे इसकी अवधारणा किसने दिया था, तो अगर जहां भी नोट करके लिख रहे हो लिख लिए। चलिए,
नोट करके अगर लिख रहे हो तो लिख लीजिए भैया इसकी अवधारणा किसने दिया था। तो प्रोजेक्ट मेथड की अवधारणा किसने दिया था भैया, इसके अवधारणा किसने दिया था, तो ये लिख लो जॉन डीवी। किसने? जॉन डीवी साहब ने। ठीक है, जॉन डीवी साहब ने भैया इसकी अवधारणा, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे। लेकिन इसके प्रतिपादक कौन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जब ये प्रोजेक्ट मैंने पढ़ाया था तो बताया था किलपैट्रिक साहब है। कौन है? किलपैट्रिक। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अगर पूछे प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन है तो इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया था, इस कॉन्सेप्ट को बताया किसने था, तो जॉन डीवी साहब है। उम्मीद करते हैं ये अच्छे समझोगे, महान जॉन डीवी। कभी जॉन डीवी पे अगर समय मिला ना तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर लेके आऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही प्यारे मनोवैज्ञानिक है। चलिए अब थोड़ा सा अगले पे चलते हैं। आप कहोगे सर जी इसे तो रहने ही दो, समय बचेगा। समस्या समाधान विधि क्या होती है, क्योंकि आपने टीचिंग मेथड की 4 क्लासेस बताए हैं सर, और 4 में कम से कम 15 से 16 टीचिंग मेथड को कवर किए हैं। उसमें समस्या समाधान विधि भी है। कैसे भी एक समस्या समाधान विधि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होती है, कैसे इसको मेरे भाई इसके क्या मेरिट क्या डिमेरिट और ये क्या होती है, सब क्लासेस में पढ़ाया, तो एक बार उनको जाके कवर करिएगा। जो बच्चे कवर कर लेंगे उनको अच्छे से पता होगा। उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो को कैरिकुलम, जिसमें मेरे भाई एक तरीके से हम कैसे छात्र, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों साथ मिलके पढ़े, वही तो को कैरिकुलम है। दोनों को ध्यान में रख के तैयार किया जाए, वैसा थियो पाठ्य सहगामी क्रियाएं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो उसके बाद ये देखो 50 वर्डों में लिखना, प्यारा सा क्वेश्चन है, आगमन विधि। ये आगमन विधि क्या होती है, 50 वर्डों में इसको लिखना भैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से इसे तैयार कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आगमन विधि को ऐसे बता देता हूं ना, ये मान के चलो जो आगमन विधि होती है ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कहोगे सर जी क्यों मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। ज्ञात से अज्ञात, ये तो मेरे भाई शिक्षण सूत्र है ना सर जी। तो भैया ये आगमन विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से वो नियम की तरफ जाएंगे। यानी सरल से कठिन की तरफ आगमन विधि, कठिन से सरल की तरफ निगमन विधि। निगमन विधि देखो ऐसे, ये निगमन विधि में पहले क्या है, निगमन से आ जाए नाम यानी नियम, जिसमें पहले नियम बता दिया जाए वो है निगमन विधि, जिसमें सबसे पहले उदाहरण बता दिया जाए वो आगमन विधि। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझेंगे, बाकी डिटेल में क्लास जाके देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। बस शॉर्ट में जानते रहो। देखो यहाँ पे ना ऐसे याद कर लो, जो निगमन शुरू है ना, निगमन, तो यहाँ आगे क्या है, नी मतलब नियम जो रूल है, तो इसमें सबसे पहले नियम बताया जाएगा फिर उदाहरण। और ये सबसे पहले इसमें क्या बताया जाएगा, सबसे पहले उदाहरण फिर नियम। यानी इसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात की तरफ और निगमन में अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों अच्छे समझे होंगे। जो आगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है और ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें हम अपने अनुसार पढ़ाते हैं। चलिए अब ये देखो विद्यालय पाठ्यचर्या में फिजिकल साइंस के महत्व, तो ये मेरी क्लास देखेगा जो 1 घंटे की क्लास है, उसमें ये सारी पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल साइंस के, इसके मेरिट इसके डेमेरिट वहां से कवर किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज सिर्फ इतना है ना, इनको तैयार कर लीजिएगा, कैसे भी करिएगा, कर लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, चलिए आइए अब, अरे भाई बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया, व्याख्यान कौशल या फिर व्याख्या कौशल के घटकों की उल्लेख करो। कहोगे सर जी ये क्या होता, थोड़ा सा ये बता दो, व्याख्यान कौशल के घटकों का उद्देश्य। व्याख्यान पहले बताओ क्या होता है, एक अध्यापक अपने क्लास में जो मेरे भाई बच्चों को कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, वही तो है व्याख्यान, वही तो है एक्सप्लेनेशन। तो ये तो व्याख्यान, लेकिन इसके घटक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देखो पॉइंट करके लिखो। चलो इसके घटक में लिखो, सबसे पहले अस्पष्ट, सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे मेरे भाई, सबसे पहले अस्पष्ट, जो कि अस्पष्ट कथन। आप अगर व्याख्यान देने जा रहे हो सबसे पहले अस्पष्ट कथन होने चाहिए कि नहीं, क्योंकि सर जी होने चाहिए। तो फर्स्ट कथक है मेरे की घटक है अस्पष्ट कथन। उसके बाद कथनों में समन्वय, जो भी कथन दे रहे हो एक दूसरे से रिलेट करते हुए तरह तरह के कथन, तो कथनों में समन्वय। फर्स्ट है कथनों का स्पष्टीकरण, उसके बाद कथनों में समन्वय, उसके बाद भाषा में प्रवाह। एक तरीके से जो आप लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हो, एक तरीके से मेरे भाई वो पहली लैंग्वेज उपयोग किया, दूसरी लैंग्वेज से वो जुड़ी हुई होनी चाहिए। जो भाषा का प्रवाह है ना, वो एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप मान लो अगर बता रहे हो कि किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो देखो पहले कोई विषय वस्तु अगर व्याख्यान देने जा रहे हो तो सबसे पहले उसके, मान लो आप गांधी जी के बारे में बता रहे हो, तो देखो ध्यान समझना, आप ऐसे समझ जाओगे। व्याख्यान कौशल के घटक में जो थर्ड पॉइंट है भाषा में प्रवाह, सबसे पहले अगर ये बताओ
सबसे पहले आप गांधी जी के मानव जीवन के बारे में बता रहे हो तो ये नहीं बता दो कि गांधी जी का मृत्यु कब हुई थी, नहीं, सबसे पहले गांधी जी के जीवन के बारे में बताओगे ना बच्चों को, फिर उसके बाद उनकी मेरे भाई कि क्या पढ़ाई वढ़ाई हुई, उसके बाद उनकी शादी वादी किससे हुई, फिर उसके बाद मेरे भाई वो कब आंदोलन वगैरह किए, फिर उनकी मृत्यु लास्ट में हम बताएंगे, सबसे पहले जन्म फिर लास्ट में मृत्यु। तो ये होना चाहिए नहीं कि सबसे पहले हम मृत्यु बता देंगे फिर बताएंगे गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो आपके जो भाषा का प्रवाह है व्याख्यान में वो भी मेरे भाई एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट जहां भी नोट कर रहे हो फर्स्ट में लिख लो आपका अस्पष्ट कथन, चलो लिखो अस्पष्ट कथन, उसके बाद सेकंड घटक में लिखो मेरे भाई आपका जो कि कथनों में समन्वय, उसके बाद भाषा में प्रवाह, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड उदाहरण देना, व्याख्यान में तो सबसे इंपॉर्टेंट है उदाहरण देना, यदि आप उदाहरण नहीं दोगे तो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अभी मैं व्याख्यान कौशल को बता रहा था, अगर महात्मा गांधी जी का नाम नहीं लेता, एग्जाम्पल नहीं देता तो समझ में आता नहीं आता, तो एग्जाम्पल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सहायक सामग्रियों का उपयोग, व्याख्यान कौशल में मेरे भाई आप भी कुछ ना कुछ सहायक सामग्रियों का उपयोग करोगे, जैसे आप व्याख्यान दे रहे हो और तुरंत अगर आपके पास प्रोजेक्ट माध्यम है तो यहाँ से भारत की नदियां दिखा दोगे, गांधी जी का चित्र दिखा दोगे, जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हो वो विषय वस्तु दिखा दोगे, तो सहायक सामग्रियां भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद लास्ट में आप मेरे भाई क्या करते हो, तो मूल्यांकन करते हो, ये भी व्याख्यान का एक घटक है। उसके बाद मुहावरे देते हो और लास्ट में निष्कर्ष निकाल देते हो। तरह तरह की मेरे भाई इसके घटक होते हैं व्याख्यान कौशल के। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग अच्छे से समझोगे। थोड़ा सा लिख देता हूं तो इसको मैनेज कर लिया करो, क्योंकि समझाने में ना क्या होता है कि अब अपना एक्सप्रेशन तो भैया इसी पे निकाल देते हैं, क्योंकि सामने तो है नहीं, तो जो हाथ पैर तो चल ही रहा है तो इसी पे चला देते हैं। पर कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो, ये मायने करता है द परफेक्ट स्टडी के लिए और मेरे लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो, ये तो क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट ये थोड़ा सा मैं प्रिंट लेता हूं, एक मिनट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न देखिए क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हो। वो करिकुलम एक्टिविटी जिसमें देखो सिंपल सा फंडा लिखना ना, जिसमें छात्र एवं छात्राएं दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करें, सम्मिलित रूप से अधिगम को प्राप्त करें, वही तो को करिकुलम है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं इसको भी समझेंगे अच्छे से। चलो ये क्वेश्चन आगे अभी रिपीट भी हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलो, थोड़ा सा अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, इसको भी समझिए। समाज पर फिजिकल साइंस के प्रभाव का उल्लेख करिए। आप मेरे भाई जो भी आपकी फिजिक्स है, जो भी आपका फिजिकल साइंस है, वो आपके सोसाइटी को कैसे चेंज करता है, इसके जो जो नए नए इन्वेंशन होते हैं वो आपके समाज को कैसे चेंज करते हैं, ये आपके कॉमन सेंस पे। देखो जब क्लास पढ़ाया था तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, इसको बताया था फिजिकल साइंस के महत्व को। अगर आप फिजिकल साइंस के महत्व को क्लास से पढ़े हो तो इसको अपने लैंग्वेज बना के लिख सकते हो कि जो भी फिजिकल साइंस का मेरे भाई समाज पे क्या महत्व बनता है। हमारी लाइफ बिल्कुल इजी हो जाती है फिजिकल साइंस के महत्व से। फिजिक्स के माध्यम से हमारी लाइफ इजी हो जाती है, हम कोई भी चीज को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, कहीं जाना हो आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये सब इसके महत्व हमारे समाज पे, तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, ये अगले देखो क्या है ना, ये जो भैया चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई, ये समय बहुत कम दिए हैं, वरना ये सब पॉइंटों को तो और अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। पर ये मान के चलो कि जो मैं आपको पढ़ा दिया हूं कम समय में ना मेरे भाई, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि एक तरीके से मैं ये बात कहता भी हूं, आप भी कभी कभी जब पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो पता चल जाएगा। एक टीचर को ना, एक टीचर हो गया वो, उसको सच में पता चलता है कब क्या तूफान आने वाला है। तो जब आप एग्जाम दिए थे ना तो मेरी बात हुई थी, तो मुझे तो ये लग ही गया था कि आपकी बार एग्जाम जल्दी होगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उनको मैं पहले कवर करा दिया। जब मैं लगातार टीचिंग मेथड पढ़ा रहा था तो कुछ लोग मुझे पर्सनली कमेंट किए, सर जी सिलेबस तो कवर कराया नहीं, टीचिंग मेथड पहले पढ़ा दिए, और सर जी और भी दृश्य सामग्रियां पहले पढ़ा दिए, तरह बीच बीच में उठा के पढ़ा रहे हो। तो मैं वहां कोई जवाब नहीं दिया, पर वो जवाब अब उनको समझ में आ गया होगा कि क्यों सर जी टीचिंग मेथड को पहले पढ़ाए थे, क्योंकि जिसपे लिखा रहता है भैया फॉर ऑल पेपर, वो समझो सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको पढ़िए लिया करो। तो जो बच्चे वो उन सब क्लासेस को पढ़ लिए होंगे, अगर ये फिजिकल साइंस उनकी पहले से तैयार है, एग्जाम में बैठोगे उस दिन पता चलेगा कि भैया जो हिमांशु सर पढ़ाए कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। हम एग्जाम के बाद आपसे मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आपका फीडबैक तब लेंगे। और फिजिकल साइंस के क्षेत्र में किन्हीं पांच विधि व्यवसायों को लिखिए। देखो फिजिकल साइंस की सहायता से कौन कौन से पांच मेरे भाई एक तरीके से व्यवसाय, एक तरीके से प्रोफेशन का डेवलपमेंट होता है, इसमें सीधा सीधा इसको लिखना है। फिजिक्स के माध्यम से आपका क्या स्कोप है, इसको इस क्वेश्चन में लिखना है। 50 वर्डों में आप पॉइंट वाइज बना के 5 में लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल साइंस के महत्व, ये तो भैया इसको मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हूँ,
प्यारा सा प्रश्न है, 50 वर्डों में लिखना है। इसको कम से कम 8 से 10 पॉइंटों में इसको लिखेगा। फिजिकल साइंस के क्या महत्व होते हैं, हमारी डेली लाइफ को कैसे ये प्रभावित करते हैं, कैसे इजी बनाते हैं, सारी पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा। अपने लाइफ से रिलेट करते हुए लिखा करूं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं इसको आप लोग समझेंगे। उसके बाद फिजिकल साइंस की प्रकृति, इसके नेचर क्या होते हैं। एक तरीके से हम कहते हैं ना, ये सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है, जो भी इसके नेचर होते हैं। और हम कहते हैं ना, आप पढ़े भी होंगे, आपके पंकज सर पढ़ाए भी होंगे, जो आपकी मैथ होती है वो विज्ञान से जुड़ी हुई होती है। विज्ञान होता है वो मैथ के बिना अधूरा है। एक तरीके से ये सार्वभौमिक होते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम मान लो अगर भारत में है, वही गुरुत्वाकर्षण का नियम अमेरिका में होगा, ब्रिटेन में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी आपका इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार, जो भी है सारे जगह वही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जानते रहिएगा। इसके प्रकृति और नेचर इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, फिजिकल साइंस का सामान्य उद्देश्य, इसको पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य। अगर यही 200 वर्ड में पूछे ना, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटना। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य को 3 कैटेगरी में, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, तीनों में कम से कम 10-10 पॉइंट को लिखेगा। जब 200 वर्ड में पूछे और जब 50 वर्डों में पूछे, तो मेरे भाई सीधे सीधे लिखना कि फिजिकल साइंस से क्या महत्व होते हैं। इसको मेरी फर्स्ट क्लास को देखेगा, सारा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। कहोगे सर जी इसको तो रहने ही दो, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्रियां क्या पढ़ाओगे, इसमें तो आपको पता ही हो कि सर जी दृश्य होती है, श्रव्य होती है और दृश्य श्रव्य दोनों होती हैं, दोनों को पढ़ाओ। दृश्य में सर जी हम कोई देखते बगते हैं, श्रव्य में हम सर जी सुनते हैं, और दृश्य श्रव्य में दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे टेलीविजन वगैरह में आवाज भी आती है, हम देखते भी हैं। तो सर जी इसको रहने ही तो, कौन कौन सा इसमें हम प्रयोग करते हैं ये तो हम पढ़ लिए हैं, वहां से ये कवर कर लेंगे। ठीक है भैया, रहने देते हैं। आइए अगले पे चलते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की क्या नीड है, ठीक है। तो कहोगे सर जी ऐसे समझा दो इसे। देखो, आप कोई भी कार्य करने जाते हो, मैं वही व्यवहारिक एग्जांपल देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई भी कार्य करने जाते हो, उसका उद्देश्य है। आप द परफेक्ट स्टडी पे मेरे भाई पढ़ रहे हो, बिल्कुल लॉयल तरीके से द परफेक्ट स्टडी पे आप बिल्कुल पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। तो क्यों, आपका उद्देश्य है, उद्देश्य आप बीएड के एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर जाओ, 70% के ऊपर सभी बच्चे लेके आओ, ठीक है। तो 70% के ऊपर सभी बच्चे लेके आओ, आपका उद्देश्य है ना। तो मेरे भाई हर शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्यों, हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हर शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब कहोगे सर जी यहाँ एक शब्द उपयोग कर दिए लक्ष्य, थोड़ा सा इसको भी समझा दीजिए। लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है, हमेशा हर एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा लक्ष्य होता है उसको मेरे भाई देखो, जो हमारा उद्देश्य होता है उसका निर्धारण क्यों करते हैं, उसका एक तरीके से हम उद्देश्य की उत्पन्न क्यों करते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो हम कह सकते हैं जो लक्ष्य होता है वो एक तरीके से हमारा निश्चित होता है। अगर आपका लक्ष्य बीएड में अच्छा परसेंटेज लेके आना, अब आपको अच्छा परसेंटेज लेके आना है, तो आप उद्देश्य बनाओगे। सबसे पहले द परफेक्ट स्टडी की क्लास पढ़ूंगा, क्या सुना, सबसे पहले द परफेक्ट स्टडी की क्लास पढ़ूंगा, उसके मैं नोट्स लूंगा, उसका रिवीजन करूंगा, एग्जाम टाइम में बैठते हुए बिल्कुल घड़ी बड़ी लगा के जाऊंगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सर बताए थे कि अपना टाइम कैसे मैनेज करो, वो वाली वीडियो देख के जाऊंगा और अपना टाइम बिल्कुल मैनेज करते हुए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा। ये आपका उद्देश्य है। उद्देश्य कई पार्टों में बट सकता है, लेकिन लक्ष्य कई पार्टों में नहीं बट सकता। वो मेरे भाई सेम है, बीएड में 70% लाना है, तो ये नहीं कि आप 60% में इसको बांट दोगे, नहीं। लेकिन आपका उद्देश्य बदलता भी रहता है। अगर मान लो, आपको ध्यान से समझना, अगर मान लो आपको, अगर आप एग्जाम में मान लो अगर बहुत अच्छा राइटिंग चुन चुन के लिख रहे हो तो आपको टाइम नहीं मिली, तो आप अगले बार अपना उद्देश्य बदल दोगे, अपना एक तरीके से योजना बदल दोगे, आप अगली बार थोड़ा सा तेज लिखने का प्रयास करोगे। तो जो उद्देश्य होता है वो लक्ष्य के लिए उसका उत्पन्न होता है। ये उद्देश्य और लक्ष्य में ये अंतर होता है, और आपके हर साल एग्जाम में यहां से पूछता है। कहोगे सर जी बहुत ज्यादा पेन चला दे रहे हो, पर कोई बात नहीं, पेन पे मत ध्यान दो, आप ऐसे ध्यान दीजिए कि मैं बताना क्या रहा हूं। तो शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि मेरे भाई हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने एंडिंग बिहेवियर को हम प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमारे एंडिंग बिहेवियर होते हैं उनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे अंतिम व्यवहार होते हैं उनको हम प्राप्त करना चाहते हैं शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से। तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 वर्डों में इसको भी आप लिख के आइएगा। चलिए, उसके बाद अब सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया हूं और कहोगे सर जी इसे समझाइए, तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि भैया थोड़ा सा आप वेट करो। क्या करो, थोड़ा सा आप वेट करो। रॉबर्ट मेगर विधि, रॉबर्ट मिलर विधि को मैं अगर टाइम मिल गई तो ये 1 घंटे का लेक्चर है, 1 आवर का लेक्चर है। इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बस समय की पाबंदी रह गई, वरना इतने प्यारे ये दोनों मनोवैज्ञानिक है ना, ये बताए थे भैया जो हमारा शिक्षण उद्देश्य होता है। अभी मैं ऊपर बताया था शिक्षण उद्देश्य, जो हमारा शिक्षण उद्देश्य होता है भैया उसको व्यवहारिक रूप में कैसे लिखा जाए,
एक तरीके से इसका मैं समझो 50% भाग बता दिया कि ये क्या होता है रॉबर्ट मेगर और रॉबर्ट मिलर। रॉबर्ट मेगर या फिर रॉबर्ट मिलर विधि वो होती है जो हमारा शिक्षण उद्देश्य होता है, जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, उसको व्यवहारिक रूप में कैसे लिखें, उसके लिए रॉबर्ट मेगर विधि बताते हैं। रॉबर्ट मेगर साहब उसके लिए बताते हैं कि जो भी हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं उसको व्यवहारिक रूप में कैसे लिखें, डेली लाइफ में उसका यूज कैसे करें, उसको कैसे लिखें, ये बताते आपके रॉबर्ट मेगर और रॉबर्ट मिलर साहब। इसमें थोड़ा-सा ये लोग अलग-अलग पॉइंटें बताते हैं, उसको मैं एक क्लास में आपको अगर टाइम मिल गई तो बताऊँगा, वरना इसको आप लोग थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा सर्च-वर्च करके। बाकी मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा इसका कंटेंट। ये थोड़ी-सी मेरे भाई सेंसिटिव टॉपिक है, समझने वाली टॉपिक है, तो टाइम मिला तो मैं बिल्कुल इसको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? चलिए, इसके बारे में बस इतना जानते रहना, अपने कॉन्सेप्ट में जहाँ नोट कर रहे हो लिख लो, चाहे रॉबर्ट मेगर मिलर विधि लिख लो, चाहे रॉबर्ट मिलर। इसका थोड़ा-सा निष्कर्ष पॉइंट लिख लो मेरे भाई। रॉबर्ट मेगर विधि द्वारा हमें यह पता चलता है, ध्यान से लिख लो, जहां लिख रहे हो वहां लिख लीजिए। चलिए सभी बच्चे लिख लो, एक बार सभी बच्चे पूरा लिख लीजिए, ठीक है? चलिए, जितने बच्चे जुड़े हैं द परफेक्ट स्टडी के साथ सारे बच्चे लिखो, चलो तुरंत आप लोग लिखिए। कहोगे सर जी क्या लिखें ये तो बताइए। हाँ, लिख रहे मिटा लेना तभी तो बताएंगे। आइए एक बार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। रॉबर्ट मेगर विधि या फिर रॉबर्ट मिलर विधि में क्या लिखोगे कि रॉबर्ट मेगर विधि द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो भी हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनको व्यवहारिक रूप में कैसे लिखा जाए। रॉबर्ट मेगर विधि द्वारा रॉबर्ट मेगर विधि द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारे जो भी शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनको व्यवहारिक रूप में कैसे लिखा जाए। अब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी हमारे मेरे भाई शिक्षण उद्देश्य होते हैं, जो भी हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं, उनको व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक रूप में कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए ये बताते हैं आपके रॉबर्ट और मिलर साहब। इसका निष्कर्ष हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 वर्डों में कम से कम 10 से पॉइंटों में इसको तो लिखना है। इसका मैं कुछ मटेरियल आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं, बाकी इसका उद्देश्य बता दिया, इसमें मेन अंतर बता दिया आपको क्या होता है। चलिए, अब ये तो आपके समझने वाला क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस के महत्व, ये पॉइंट में कम से कम 10 से 15 पॉइंट 200 वर्डों में ये पूछता है। उसके बाद अब आ गया ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके लिए मैं थोड़ा सा फिर कहूंगा भैया आप वेट करो। कहोगे सर जी क्या वेट करा रहे हो? देखो, अभी मैं आपको पाठ योजना तो पढ़ा दिया हूं कि पाठ योजना क्या होती है, ये तो पढ़ा दिया हूं, ठीक है? और ये हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना क्या होती है इसको बताता, पंचपदी प्रणाली क्या होती है इसको भी बता दिया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ में आपको पंचपदी प्रणाली पढ़ना रहता है, कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं, पंकज सर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तो आपको बताएंगे वो सारी चीजें, वो बताएंगे कि भैया ये रॉबर्ट हर्बर्ट साहब, और मैं आपको पढ़ा भी दिया हूं कि पंचपदी प्रणाली क्या होती है। तो पाठ योजना जो होते हैं ना यहाँ पे बनाइए रहिए, ठीक है? चलो, ये यहाँ पे बन तो पाठ योजना मेरे भाई कैसे बनाते हैं इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, और मैं इस पे जल्दी वर्क करके आपको एक सेपरेट लेक्चर 15 से 20 मिनट का लेक्चर दूंगा और बताऊंगा हर्बर्ट के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, आरसीईएम के अनुसार, जो आपका मैसूर विधि बताई थी उसके अनुसार पाठ योजना कैसे निर्माण करते हैं। एक क्लास बताऊंगा, चाहे आपकी फिजिकल पैडागॉजी हो चाहे मैथ पैडागॉजी हो, सबके लिए सफिशियंट होगा, हिंदी विंदी सबके लिए, कि आपको एक तरीके से उसका खाका बना के दे दूंगा। बाकी कुछ चीजें आप उसमें खुद से ऐड कर लोगे। तो फिजिकल साइंस के क्लास मेरे भाई इसके लिए कैसे आप लोग जो कि पाठ योजना का निर्माण, कभी कभी पूछ देगा कक्षा 8 के लिए, कभी कभी 9th के लिए, कभी कभी 10th के लिए, तो कैसे इसका आप निर्माण करो, तो इस पे एक लेक्चर आपको दे दूंगा। बस आप वो समझ जाओगे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, अगर अच्छे से बना दिए ना तो इसमें 14 नंबर नहीं पूरे के पूरे 15 नंबर मिलेंगे। और इसको मैं जल्दी आपको बता देता हूं, परेशान मत होइए, और अपने से भी थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, बाकी मैं इसको बताऊंगा पूरे दिल के साथ। चलिए, उसके बाद पदार्थ विज्ञान। अब पदार्थ विज्ञान को सुन के कंफ्यूज मत होना, अंग्रेजी में देख लो, फिजिकल साइंस में प्रोजेक्ट विधि का मेरे भाई इसका इसका एक तरीके से प्रतिपादन किसने किया, तो किलोपैट्रिक साहब। इसकी अवधारणा किसने दिया था, तो मैं आपको किसको बताया था, तो भैया जॉन डीवी साहब, महान जॉन डीवी साहब। एक तरीके से जॉन डीवी को मैं इतना क्यों महान कहता हूं ना, इस पे मैं कभी क्लास लेके आऊंगा, फिर बताऊंगा कितने महान वो हैं। तो प्रोजेक्ट विधि का मेरे भाई इसकी विवेचना करो, क्या होता है प्रोजेक्ट विधि, इसको अच्छे से पढ़ाया, इसके मेरिट और उसके डेमेरिट, इसको मेरिट और इसके डेमेरिट दोनों को बताया हूं, अच्छे से समझना। सबसे पहले इसके प्रतिपादक कौन है, तो किलपैट्रिक। इसके मेरे भाई एक तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया था, तो वो आपके कौन है, तो कहोगे सर जी वो है हमारे जॉन डीवी साहब। आइए इसको भी तैयार कर लेना, प्रोजेक्ट विधि को एक बार मेरे भाई जितने भी आपकी टीचिंग मेथड वाली क्लास है उनको देख लेना। उसके बाद कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे थे मुझसे, कुछ बच्चे पर्सनली भी फोन करके भी ये बात बोले कि सर जी पद चिन्हात्मक खोज कौन से होते हैं, इसको आप बता दो। तो देखो भैया, पद चिन्हात्मक खोज में आप तीन चार जो भी आपकी खोज है उनका नाम लिख दो।
सबसे पहले आइंस्टीन की जो खोज था सापेक्षता को, उसको लिख दो, न्यूटन के नियम को लिख दो, उसके बाद भाभा के नियम को लिख दो। जो भी फिजिक्स के 3-4 ठो मेरे भाई ये इसमें आविष्कार है उसमें लिख दो। कभी कभी 5 पूछ देगा, 5 चिन्हात्मक खोजों का विवेचना करो या फिर उनके नाम लिखो, थोड़ा थोड़ा उनका नाम लिख के उनकी विवेचना करो। कोई भी 5 ऐसे आविष्कार लिख के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा विवेचना कर दो। यही तो पद चिन्हात्मक खोज है। अब उम्मीद करते हैं इसको अच्छे समझ गए होंगे कि इसमें क्या लिखना है हमें। चलिए आइए, अब एक तो बहुत प्यारा प्रश्न आ गया कि प्रस्तावना कौशल के घटक और महत्व लिखिए। कहते हैं ना कि एकदम एकदम दिल को छू जाएगा हमारा ये प्रश्न। ओके सर जी, ये क्यों बोलते हो कि इतना अच्छा अच्छा क्यों प्रश्न है? इसलिए बोलता हूं ना कि आप ये जो क्वेश्चन है ना, प्रस्तावना कौशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक तरीके से इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब इसको एक डिफिनेशन लिखो, सभी के सभी बच्चे डिफिनेशन लिखे। एक तरीके से सभी के सभी बच्चे परिभाषा लिखो, सभी के सभी बच्चे परिभाषा लिखे क्या होती है प्रस्तावना। ठीक है, चलो सभी बच्चे लिखो। शिक्षक पाठ पढ़ाने से पूर्व छात्रों का ध्यान पाठ की तरफ ले जाता है, वही कहलाता है प्रस्तावना। अब उम्मीद करते समझ गए होंगे प्रस्तावना क्या होता है। एक बार डिफिनेशन को और लिख लो। अगर पूछ दिया प्रस्तावना कौशल के घटक बताओ, सबसे पहले इसकी मेरे भाई आप लोग, ये कभी कभी 500 वर्डों में पूछता है इसके घटक के बारे में, कभी कभी 200 वर्डों में पूछ लेता है। तो चलो प्रस्तावना कौशल के डिफिनेशन सभी बच्चे लिख लीजिए। देखो एकदम प्यारी डिफिनेशन बता रहा हूं जो आपके दिल में बैठ जाए। शिक्षक पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का ध्यान पाठ की तरफ ले जाता है, वही होता है प्रस्तावना, वही होता है प्रस्तावना कौशल। ठीक है, चलो यानी जो देखो प्रस्तावना प्रस्तावना कौशल में अंतर है। एक मेरे भाई इंट्रोड्यूसिंग और इंट्रोड्यूसिंग स्किल में अंतर है। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, जो हम ये बताते छात्रों को अपने मेरे भाई की पाठ की तरफ उनके एक रुचि उत्पन्न करें, वो तो प्रस्तावना है। लेकिन रुचि उत्पन्न करने की क्रिया, उसकी एक तरीके से कला, वो तो स्किल हो गया ना। तो प्रस्तावना स्किल के बारे में पूछ रहा है। इनके घटक तो अभी बताऊंगा, सबसे पहले प्रस्तावना को समझ लो। कोई भी टॉपिक पढ़ाते जैसे अभी ऐसे समझो, चलो आ जाओ आ जाओ प्रस्तावना को समझा देते, कभी नहीं भूलोगे। ऐसे एग्जांपल देके समझाएंगे ना, आ जाइए। थोड़ा सा अब समय कम है ना, तो कुछ चीजें बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। सबसे पहले प्रस्तावना क्या होती है, देखो ये होती है प्रस्तावना। देखो ध्यान सुना। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, यानी पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, जिसे हम भौतिक शिक्षण कहते हैं। यही तो है हमारी प्रस्तावना। यानी मैं आपको आपके सब्जेक्ट से आपको मेरे भाई कनेक्ट कर रहा हूं, यही तो है आपकी प्रस्तावना। और जो ये कनेक्ट करने का जो जरिया है, जो तरीका, यही प्रस्तावना स्किल हो गए, यही इंट्रोड्यूसिंग स्किल हो गए। अब उम्मीद करते समझ गए होंगे। आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं जो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। यही तो है आपके प्रस्तावना। और फिर कहोगे सर जी व्याख्यान कौशल क्या होते हैं, एक्सप्लेन स्किल का होती है। जब इसी मेरे भाई प्रस्तावना बच्चों के सामने दे दिए, जब उसी का हम व्याख्यान करेंगे, वही व्याख्यान कौशल हो गया। अब कहोगे सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आगे बढ़िए। आ जाइए भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और जो बच्चे अगर जिनकी फिजिकल साइंस पेडागोजी नहीं है, अगर वो भी अगर मान लो यहाँ तक क्लास देख रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेडागोजी सबके लिए सेम ही रहती है, बस कुछ कुछ चेंजेस रहते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया। प्रस्तावना कौशल के प्रस्तावना कौशल के घटक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आइए थोड़ा सा मैं इसके घटक के बारे में बताता हूँ, इसके जो मेरे भाई की कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में सब। चलो ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना कौशल के घटक लिखो, कथन और प्रश्न। सबसे पहले लिख लो कथन। देखो सभी बच्चे लिखो कथन और प्रश्न। ओके सर जी ये क्या है, देखो अब आप क्या कर रहे हो, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में सबसे पहले क्लासों के रूबरू होने के पहले बच्चों के सामने कुछ कथन रखोगे, कुछ प्रश्न रखोगे। क्यों रखोगे, उनके पूर्व ज्ञान को जानने के लिए। कि अगर मान लो आप ये आप मान लो आज आप प्लांट का वर्गीकरण पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, तो सबसे पहले क्लास में जाओगे ना, तो प्लांट की डिफिनेशन पूछोगे, कुछ प्लांट से रिलेटेड आप प्रश्न रखोगे। अगर बच्चे प्लांट की डिफिनेशन बता दिए, प्लांट क्या होता है उसको बता दिए, तब ना उसके उसके क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण को बताओगे। तो सबसे फर्स्ट घटक में लिखो प्रश्न और कथन। और पोस्ट में आप लिख सकते हो छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए। उसके बाद एक तीर और बनाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लीजिए आप कथन और प्रश्न। चलिए जो बच्चे अच्छे से दिल से पढ़ रहे हो, पढ़ो यार, बहुत मजा आने वाला है, और आपका सारा कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा। उसमें लिख सकते हो कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, जो प्रीवियस नॉलेज है उनको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कथन और प्रश्न रखते हैं प्रस्तावना में। उसके बाद एरो बनाइए, सेकंड में लिखिए, सेकंड में लिखिए जो आपका कथन और पाठ, उसका संबंध, यानी कि आपका कथन या फिर जो प्रश्न है उसका पाठ से संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि आप मान लो अगर फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हिंदी के प्रश्नों, हिंदी के
क्वेश्चंस बच्चों के सामने रखो, हिंदी के संधि या पढ़ाओ या फिर समास पढ़ाओ, नहीं, फिजिकल साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन बताओ उनको, गति के बारे में जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डालो, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेकंड मेरे भाई क्या है इसके घटक, तो जो आपका कथन और पाठ है वो आपके पाठ से संबंध होना चाहिए, जो कथन और प्रश्न है वो आपके पाठ से संबंध होने चाहिए, ताकि वो मेरे भाई जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हो उससे बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है, चलो उसके बाद कथनों की श्रृंखला, इसमें अगले घटक लिख लो कथनों की श्रृंखला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आप अपने से जोड़ सकते हो। उपकरणों का चयन, आप मेरे भाई क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाले हो, किस किस उपकरण से पढ़ाने वाले हो, वो उपकरण का चयन लिख लो। चलो उसके बाद छात्र का ध्यान और रुचि आकर्षण के लिए मेरे भाई एक तरीके से कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, वो भी प्रस्तावना मेरे भाई स्किल के अंतर्गत आएगा। तो ये सारी पॉइंटें लिख लो, एक बार मैं इसको फिर रिपीट करूंगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये नोट्स वगैरह में नहीं, ये सारी चीजें हैं, इसीलिए कहता हूं आप क्लास पढ़ोगे तभी ये सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए एक बार इसके घटक को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मेरे भाई लेट क्लास हो रही, पर कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम नजदीक है ना, तो ठीक है। और थोड़ा सा ना क्या होता है, गला खराब हो जाता है, इसीलिए डेली क्लास नहीं हो पाती। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा वो रहता है समझाने के लिए, अपना पूरा अच्छे समझाइए देता हूँ। तो ठीक है, बस ये समझो इसके घटक में, कंपोनेंट में समझो, सबसे पहले क्या है मेरे भाई कंपोनेंट में, जो कथन और प्रश्न, सबसे पहले लिखो कथन और प्रश्न, कोष्टक में लिख लो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए, कथन और प्रश्न, क्यों, और लिख लो भैया पूर्व ज्ञान जानने के लिए। चलो उसके बाद सेकंड में लिख लो कथन और जो पाठ है उनका संबंध, यानी एक तरीके से जो भी पाठ पढ़ाने वाले जो अभी कथन है उनका संबंध होना चाहिए। सेकंड में आप लिख सकते हो मेरे भाई कि जो उपकरण का चयन, जो भी आप जिस भी स्तर के लिए पढ़ा रहे हो उस स्तर के लिए उपकरण का चयन। उसके बाद छात्रों की ध्यान और रुचि, तरीके से कह सकते हो, ये भी इसके कंपोनेंट है कि जो भी आप पाठ पढ़ाने जा रहे हो ऐसा पढ़ाओ, ऐसा प्रस्तावना डेवलप करो कि छात्र उसके प्रति रुचि लेने लगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला प्यारा प्यारा प्रश्न है, बालक के 500 वर्डों में पूछता है, पहले बता दे रहा हूँ, कहीं स्टार करके लिख लेना, 500 वर्ड्स में पूछता है, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ सहगामी क्रियाओं के महत्व का वर्णन करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके अंग्रेजी को समझो, को कैरिकुलम का इंपॉर्टेंस क्या है बालक के मेरे भाई एक तरीके से सभी प्रकार के डेवलपमेंट करने के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए। देखो सबसे पहले बालक के अंदर भेदभाव की कमी आएगी, सबसे पहले उनके अंदर जो लाज, जो मेरे भाई एक तरीके से ईर्ष्या है, उसका एक तरीके से समाप्त हो जाएगा, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे, एक तरीके से उनके सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। तो सारी पॉइंट इसमें 15 से 20 पॉइंट आप अपने से बना के लिखिएगा। अभी कभी लास्ट में मैं ये बताऊंगा ना कि जो बच्चे कहते हैं सर नंबर कम उठते हैं, क्यों उठते हैं, मैं भी कभी क्लास में उसको भी डिस्कस करूंगा, यहाँ पे करूंगा तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चों के पर्सनली मैसेज आए फर्स्ट सेमेस्टर में कि सर हम तो बहुत अच्छा लिखे पर हमारा परसेंटेज 70 के आसपास ही रह गया। 70% कोई बुरा परसेंटेज नहीं है, जो कॉपी लिख के आते हैं ना उनसे पूछो, अच्छा लिख के आते हैं वो अच्छे परसेंटेज ये भी हैं। ठीक है, और क्यों नहीं उठते मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि एक है पीएचडी हैं, वो कॉपियां चेक करते हैं, उनसे बात किया हूं मैं, कभी उनका आपके साथ उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करवाऊंगा अगर वो मौका दिए तो। ठीक है, तो क्यों नंबर नहीं उठते मैं इस पे कभी डिस्कस करूंगा, और कैसे नंबर उठने चाहिए, मेन पर्पज ये होना चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेना कि सर्वांगीण विकास के लिए मेरे भाई आपके पास सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन सी सहगामी क्रियाओं के क्या महत्व होते हैं, ये भी अपने कॉमन सेंस पे इनको लिख के आइएगा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए। ठीक है, चलो विद्यालय पाठ्यक्रम फिजिकल साइंस के महत्व का संक्षिप्त वर्णन करो, 200 वर्ड में पूछता है, अगर संक्षिप्त कह रहा है तो पक्का 200 वर्डों की बात कर रहा है, तो इसका वर्णन करो। ऊपर भी एक क्वेश्चन रिपीट है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, फिजिकल साइंस शब्द जो है इसके पाठ्यचर्या में क्या महत्व है, इसको तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर आ गया भैया हमारा रॉबर्ट मेगर साहब, इसको जानबूझ के सेलेक्ट किया हूं कि व्यवहारिक शब्दावली, जो भी शिक्षण उद्देश्य हैं उनको व्यवहार में हम कैसे लिखते हैं वो बताते हैं हमारे मेगर साहब। इसका वर्णन करना तो किसी क्लास में बिल्कुल वर्णन करेंगे हम लोग, बस समय मिल गया तो कर देंगे। ठीक है, बस प्रयास ये रहे हम लोग का। फिजिकल साइंस में किसी 4 पद चिन्हात्मक, ठीक है, किसी 4 पद चिन्हात्मक, इसका मेरे भाई एक तरीके से ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, तो जो भी आपको एक्सपेरिमेंट लगे 4-5 से जो भी आपका नाम याद आ जाए उनका नाम लिखना। अगर ये आपको 200 वर्डों में पूछता है तो चारों का कम से कम 4 से 5-5 लाइन में अलग अलग मेरे भाई उसकी विवेचना करना। अगर आपका फिजिकल साइंस सब्जेक्ट है तो कम से कम 4 तो आप ऐसे ऐसे खोजों का नाम लिख ही सकते हो जो मेरे भाई आपको याद हो, और नहीं याद है तो उनको याद कर लेना। आप आइजैक न्यूटन के बारे में, आइंस्टीन के बारे में, आपके भाभा, आपके सीवी रमन, इन सब के खोजों के बारे में जान के डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, ये तो समझो 500 वर्ड में पूछेगा कि शैक्षिक उद्देश्य हो तो ब्लूम के वर्गीकरण की विवेचना करो। अब यहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्लूम के वर्गीकरण का तो आप विवेचना करोगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उसके साथ साथ जितने डोमेन है सब डोमेनों को अच्छे से लिखोगे, उनका एग्जाम्पल भी दोगे, तब जाके आपको 15 नंबर मिलेंगे।
तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये बताऊंगा लास्ट में कौन से क्वेश्चन करना, तो पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये प्रकरण तैयार करना है पदार्थ विज्ञान फिजिकल साइंस का मेरे भाई कक्षा 7 के लिए, तो इस पे क्लास बनाऊंगा, ठीक है। प्रकरण क्या होता है, इसको अंग्रेजी में टॉपिक कहते हैं। देखो ये टॉपिक हो गया। अब प्रकरण को अंग्रेजी में टॉपिक कहते हैं, कुछ बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं शब्द लेके कि प्रकरण को अंग्रेजी में टॉपिक कहते हैं, नियोजन को अंग्रेजी में आप प्लानिंग कहते हो, सोपान को अंग्रेजी में आप क्या कहते हो, स्टेप कहते हो। तो इतना इस चीज के बारे में जानते रहना, कहीं जो भी नोट करे लिख लेना। तो ये क्या प्रकरण होता है, प्रकरण कैसे निकालते हैं, कभी किसी क्लास में ना बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बस थोड़ा सा समय मिल जाए बता दूंगा, परेशान नहीं होना आप लोग। उसके बाद देखो ये कक्षा 10 में मानव आंख प्रकरण पर शिक्षण हेतु प्रदर्शन प्रयोग विकास के पदों का वर्णन करो। एक तरीके से लेसन प्लान डेवलप करवाना चाह रहे हैं ये लोग मानव के आंख पर, यानी जो हमारी आईज हैं उनके बारे में। जो भी बच्चे यहाँ पे बायोलॉजी वगैरह है, फिजिकल साइंस में भी हम लोग लेंस वगैरह पढ़े, तो फिजिकल साइंस में आंख के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो इसके लिए प्रकरण तैयार करना, इस पे भी एक लेसन प्लान बनाऊंगा, तो वहां से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी लास्ट में बताऊंगा आपको फिजिकल साइंस में ज्यादा किस पे ध्यान देना है, ठीक है, उसको सुन लीजिएगा। माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस शिक्षण हेतु कि मेरे भाई समस्या समाधान विधि के महत्व, एक तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात कर रहा है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। अपनी लेसन प्लान टीचिंग मेथड वाली क्लास में इसको पढ़ाया हूं, जाके वहां से तैयार कर लेना क्या लेसन प्लान होते हैं। अब देखो इसमें ये नहीं, ये तो काट दो, आपको सबसे पहले समस्या समाधान विधि के बारे में लिखना है, और जो भी लिख रहे हो ना उसमें थोड़ा थोड़ा फिजिकल साइंस का नाम लेते रहो, कि फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग नाम लेते हुए समस्या समाधान के मेरिट डिमेरिट को कम से कम 10-10 पॉइंटों बताना। ये 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना, स्टार लगा के रख लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी प्यारा प्यारा इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस के शिक्षण हेतु अन्वेषण विधि, आ गए ना सारी विधियां। अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, देखो अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं, इसको जानते रहना। एक तरीके से बच्चे इसमें खोज कि मेरे भाई उनकी जो एक तरीके से नेचर का डेवलपमेंट होता है, वो खोज के तरीके से उनका हम डेवलपमेंट करवाते हैं, किसी भी चीज के बारे में वो खोज करते हैं, प्रयोग करते हुए खोज करते हैं। तो ये अन्वेषण विधि है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको मैं पढ़ाया हूँ बेसिक से। स्व अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हो, सेल्फ लर्निंग मटेरियल बच्चों के लिए मेरे भाई, सेल्फ लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सेल्फ लर्निंग मटेरियल में सहायता करते हैं, इसका उसमें विवेचना करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, पदार्थ विज्ञान की आगमन निगमन शिक्षण विधि की विवेचना करो। अब आ गया आगमन निगमन विधि, इसको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये आपको 500 वर्डों में और 200 वर्डों में दोनों में पूछता है। अगर 500 वर्डों में नहीं पूछा तो 200 वर्डों में पूछ लेगा, तैयार कर लो ना, क्या कंफ्यूजन, थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाने दो, कोई नहीं। सबसे पहले आगमन विधि के बारे में जो क्लास पढ़ाया हूं उस क्लास को जाके देखेगा, बिल्कुल एग्जाम्पल देके मैथमेटिक्स का समझाया हूं। अगर वहां से ना समझ में आया तो अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जो आगमन विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि है, पॉइंट पॉइंट वाइज करके लिखो। चलो, जो आगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है, जो निगमन विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। चलो ये पॉइंट हो गया, क्योंकि आप कहोगे सर जी इसको भी समझाओ, क्यों क्यों मनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि इसमें शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं मेरे भाई, जो चीज जानते हो उससे अनजान की तरफ चलते हैं, एक तरीके से हम उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। सेम इसका अपोजिट आपका निगमन हो जाता है, इसमें सबसे पहले बच्चों को नियम बता दिया जाता है, फिर उदाहरण की तरफ चलते हैं। एक तरीके से बच्चे इसमें किसी चीज का ना खोज नहीं कर पाते, ये अलग इसकी मेरिट हो गई। उसके बाद यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, जो आगमन विधि है ये निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, और ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ये बेसिक सा डिफरेंट है, इसमें जानते रहिएगा। उसके बाद यह ऊपर की चलने वाली विधि है, जो आपका आगमन विधि है ये ऊपर, यानी आप मेरे भाई ज्ञात से अज्ञात की तरफ चल रहे हो तो आपका ये ऊपर की तरफ जाते हो, ये डाउन की तरफ आओगे, यानी अज्ञात से ज्ञात की तरफ आओगे तो ये आपसे डाउन की तरफ आओगे। इतने जानते रहना इसके बारे में, ठीक है। चलो, यह अनुसंधान पर बल देता है, जो आपका आगमन विधि है ये अनुसंधान, ये खोज पर बल देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आप किसी नियम का प्रतिपादन कर रहे हो, लेकिन इसमें नियम का नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो निगमन विधि में। तो इतने पॉइंट को जानते रहो, बाकी निगमन वाली वीडियो जाके देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं जितना बताएंगे। अभी अभी आगमन निगमन विधि को ऐसे भी जान जाओ थोड़ा सा, ठीक है। चलो, आगमन विधि को ऐसे भी जान जाओ थोड़ा सा, देखो ऐसे समझ जाओ आगमन विधि जो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ से समझो, जो आगमन लिखा है ना इसमें ये समझो, सबसे पहले आगमन का अर्थ है सबसे पहले उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण। निगमन का विधि है सबसे पहले नियम, ये स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, सबसे पहले नियम, निगमन में सबसे पहले नियम बताते हैं, फिर उदाहरण बताते हैं, फिर उदाहरण। इसमें सबसे पहले उदाहरण बताते हैं, फिर नियम बताते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंट है, दोनों को जानते रहिएगा, ठीक है। बाकी क्लास को देखिएगा, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक पदार्थ विज्ञान की प्रकृति
एवं प्रभाव की विवेचना कर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इसके नेचर और उसके इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न फिजिकल लाइफ को क्या डिस्कस करो, इसके क्या नेचर है, क्या प्रभाव है, इसको बताओ। यानी जो आज के समय में फिजिकल साइंस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस क्वेश्चन को 500 वर्डों में पूछता है। अपने डिटेल में इसको लिख के आइएगा, और ये डिटेल में तभी लिख पाओगे जब मेरी फर्स्ट वाली क्लास देखो, कम से कम 1 घंटे की क्लास है, उसको पढ़े रहोगे तभी लिख पाओगे। ये क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन बताया हूं उनको तैयार कर लेना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा कि आपको फिजिकल साइंस में क्या-क्या फोकस करना है। फिजिकल साइंस नहीं, बायोलॉजी भी लियो या फिर मैथ भी लियो तो क्या फोकस करना है। उसके बाद यदि आप सच में अभी द परफेक्ट स्टडी का नोट्स नहीं लिए हो मेरे भाई, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है? चलो इस नंबर पे संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हो। 9005873731 पे आप संपर्क करके नोट्स ले लो। चारों पेपर के आपको नोट्स दिया जाएगा। बिल्कुल मेहनत से तैयार किया गया है, और नोट्स के साथ-साथ क्लास तो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको नोट्स का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर टीचर का अपना-अपना रूल होता है। मैं ये कभी नहीं मान के पढ़ाता कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान के पढ़ाता हूँ जो मेरे साथ 10, 20, 50 ही बच्चे जुड़े हैं ना, वो बिल्कुल लॉयल हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं, तो वो उनके लिए मैं पढ़ाता हूँ, और बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, ताकि उन बच्चों का बहुत अच्छे से हेल्प हो और वो अच्छा करके आएँ। और फर्स्ट सेमेस्टर में ये जीता जाता उदाहरण है, जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी को फर्स्ट सेमेस्टर में फॉलो किए थे, और मेरे भाई वो अच्छा परसेंटेज लेके आए हैं, ठीक है? चलिए, और थोड़ा-सा इसे समझ लीजिए। यदि आप द परफेक्ट स्टडी के अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, तो टेलीग्राम से जुड़ने का मतलब है अब हर चीज़ के लिए वीडियो तो बना नहीं सकते ना, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बोल के भी मैं बता देता हूँ, कहीं रहता भी हूँ, तो बोल के अपडेट दे देता हूँ। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमसे यदि आप पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टा आईडी से हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ कुछ भी आप डाउट डाल सकते हैं। जब भी मैं देखता हूँ, तो सारे बच्चों का यहाँ पे आपका मेरे भाई डाउट क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? डाउट क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? चलिए, अब द परफेक्ट स्टडी को थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, क्योंकि अब क्या है ना, थोड़ा-सा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि अब सीटेट वगैरह की क्लास चलाने जा रहा हूँ। आपको बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा, तो सारी चीज़ें वहाँ और कवर होंगी। और कहोगे ये सब मत बतियाइए, पहले हमारा क्वेश्चन बताइए। ये कभी और बात कर लेंगे। आइए, अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं हम लोग। बाकी आप लोग मैथ की क्लास के लिए पंकज सर को जो प्रेफ़र कर रहे हो, बहुत आपको अच्छा उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? वो आपको बहुत चीज़ें गाइड करेंगे। बस उनका थोड़ा-सा एक तरीके से कहते हैं ना, ऑफलाइन में पढ़ाएँ तो थोड़ा-सा ऑनलाइन में उनका एक तरीके से हाथ बैठ जाए। फिर देखो वो अपना कैसे जलवा दिखाते हैं। आपको मैथ का ऐसा बताएँगे ना, मैं सच बता रहा हूँ कि मैथ में आप 30 में 30 लाओगे, 30 में 30 मैथ लाने का मेरे भाई आप ला सकते हो, अगर जो-जो वो कहेंगे। और सीडीपी के लिए तो मैं अभी मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, जो बच्चे अगर द परफेक्ट स्टडी पे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी पे पढ़े, तुलना करा दें, तो हमारे जो बच्चे 28 प्लस सीडीपी में लेके आएँगे अभी के अभी। बस थोड़ा-सा उनको ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिस सेट का। सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूँ। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, मेरे भाई जो भी आपके कार्ल रोजर हैं, बिनी साहब हैं, आपके बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर, सारी चीज़ों को बताया हूँ। एक टॉपिक हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़े थे, व्यक्तित्व का विकास, और वो बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कम पढ़ा है, वो उसको नहीं पढ़े हैं। बस उसको पढ़ लेंगे ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब सीटेट का बैच पढ़ाऊँगा, उसको भी बेसिक से बताऊँगा, और सीटेट के साथ-साथ ऐसे हम लोग अप्रोच लेके चलेंगे कि आपका यूपी टेट का भी सीडीपी का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से टिक हो, और सारे बच्चे अच्छे से मेरे भाई तैयार करो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सीधा-सीधा अगर हम मान के चलते हैं कि 90 नंबर पासिंग मार्क रहता है, तो मैं बताता हूँ, अगर आप सीडीपी और मैथ अच्छे से पढ़ लेते हो, तो यहीं से आपका मेरे भाई कि आप ये मान के चलो कि आपका 58-60 नंबर तो यहीं से आ जाता है, और बचा 30-40 नंबर, तो वो हिंदी के पेडागॉजी तो अभी पढ़ लिए हो, बाकी चीज़ें और मैं पढ़ा दूँगा, तो वहाँ से वो भी कवर हो जाएगा, और 110 के आस-पास आप नंबर बहुत आसानी से लेके आ जाओगे। थोड़ा-सा मेहनत करोगे तो ये नंबर और भी बढ़ जाएँगे, 130-120 तक आप पहुँच जाओगे बहुत आसानी से। बस जैसे मैं आपको दिशा गाइड करते जाऊँ, रहते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक बार थोड़ा-सा मैं रिवीजन कराना चाहूँगा। देखो क्या आप करना, फिजिकल साइंस में अब बात आती है ना एग्ज़ाम में आपको क्या करके आना है, ये चीज़ें जान जाइए। देखो ध्यान समझना, आपको क्या पढ़ के आना है। देखो सबसे पहले आप ना, अगर आपको लॉन्ग आंसर में पूछे कि मेरे भाई कोई क्वेश्चन लिखने के लॉन्ग आंसर पूछे, तो सबसे पहले आप पाठ योजना बनाना। सबसे पहले आप पाठ योजना बनाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? पाठ योजना बनाए रहोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? देखो 15 नंबर पूछता है, कोई एक टॉपिक दे देगा, कक्षा 8 का पाठ योजना तैयार करो, ठीक है? कक्षा 8 का पाठ योजना तैयार करो, या फिर आपका 9 का पाठ योजना तैयार करो, या फिर 10 का। तो पाठ योजना में कुछ रहता नहीं है, बस एक बार क्लास पढ़ा दूँगा, 15 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएँगे। फिजिकल साइंस या फिर बायोलॉजी या फिर मैथ हो गया, या फिर जो भी आप शिक्षण ले रहे हो, हिंदी वगैरह, वहाँ से कवर हो जाएँगे। तो मैं जल्दी पाठ योजना बताता हूँ कैसे निर्माण करते हैं, और आपके पास जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ एक्सप्लेनिंग के साथ, एक बार इन क्लासेस को और देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये कुछ कुछ यहाँ पे वैज्ञानिक है, इनके नियम को ज़रूर जानते रहिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, ये भी इनके नियम को जानते रहिए। इकाई योजना, पाठ योजना बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
पाठ्य योजना को बिल्कुल अच्छे से बताऊँ, पाठ्य योजना का निर्माण कैसे होगा, ये अभी जल्दी मैं इस पे पढ़ा देता हूँ एक ठो क्लास और अच्छे से एग्ज़ाम्पल के लेके बताऊँगा, ठीक है? चलिए अपना ख़्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम टाइम आ गया, थोड़ा-सा मोटिवेट होके अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अच्छा परसेंटेज लेके आइए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सभी बच्चे 70% के ऊपर लाने का टारगेट बना के चलो, ठीक है? और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने ये अचीव भी किया है, ठीक है? अधिकतर बच्चे जो मेरे भाई एक तरीके से कह सकते हैं 2 परफेक्ट स्टडी से पढ़े हैं वो 99% लेके ही आए हैं। ठीक है, चलिए अपना ख़्याल रखिए। अब गला भी जवाब दे दिया। ठीक है, अपना ख़्याल रखिए और जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, चलिए जहाँ रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। ख़्याल ज़रूर रखिए अपना।